नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑल इन वन, जिसमें हम आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग फर्स्ट बुक का चैप्टर कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टाफिंग का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस और उसका प्रोसेस पढ़ा था। आज हम स्टाफिंग का आगे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सारा पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिक्रूटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो आप बने रहिएगा हमारे आखिरकार तक इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एस्पेक्ट्स है स्टाफिंग का। देखिए 3 एस्पेक्ट्स होते हैं स्टाफिंग के: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ये अब हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में रिक्रूटमेंट क्या होता है। जैसा कि अगर मैंने आपको प्रोसेस में भी समझाया था कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जहाँ पर हम ऐसे कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करते हैं जिस वैकेंट पोजीशन के लिए हमें वो चाहिए होते हैं। तो पॉसिबल कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करना किस जॉब के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में खाली है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। और हम कैसे सर्च करते हैं? एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक ऐसा पार्ट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जिसके थ्रू हम लोगों को अपनी कंपनी में अप्लाई करने के लिए बुला सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर से लेकर हम कोई मैगज़ीन्स, या फिर हम वेबसाइट्स पे, या फिर हम जॉब सेंटर्स पे अपनी वैकेंसी को दे सकते हैं, कैंपस इंटरव्यूज़ करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो हैं अप्लाई करने के लिए आ जाते हैं। अब कुछ सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, कि रिक्रूटमेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बुलाना और उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देखना कि वो उस वैकेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं या नहीं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से हमें हेल्प मिलती है कि जॉब के लिए कौन कौन से लोग अवेलेबल हैं और हम उनको इनवाइट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए। तो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो हमेशा सिलेक्शन के प्रोसेस से पहले किया जाता है, क्योंकि सिलेक्शन हम बाद में करते हैं, रिक्रूटमेंट हम पहले करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि रिक्रूटमेंट में हम सुटेबल एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी कंपनी में जो अवेलेबल जॉब है उसके लिए अप्लाई करें। और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं रिक्रूटमेंट में जो आती हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। अब हमें डिफरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं कि हमें कौन से लोग चाहिए। सेकंड, हमें ये देखना होता है कि जो भी हमने लोग चुने हैं क्या वो उस चीज़ के लिए, उस पोजीशन के लिए वैलिड हैं या नहीं। थर्ड, ये होता है कि मोस्ट सुटेबल सोर्स हमें चुनना पड़ता है कि भाई हम किस सोर्स के थ्रू जो हैं अपने लोगों को जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किस सोर्स से हमारे पास आ रहे हैं। और चौथा ये होता है कि हम एप्लीकेशंस जो हैं इनवाइट करते हैं वैकेंसीज़ के लिए कैसे, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है, यानी कि जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं हम लोग उनको भी बोल देते हैं। तो जो पोजीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में खाली होती हैं, तो या तो हम वो इंटरनली भरने की कोशिश करते हैं या फिर एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब है कि अंदर ही अंदर हम लोगों को रख लेते हैं उस वैकेंट पोजीशन के लिए, प्रमोशन करके या फिर ट्रांसफ़र करके, जो अभी हम इंटरनल सोर्सेज में पढ़ेंगे। और एक्सटर्नली अगर हमें हायर करते हैं हम लोग, तो यानी कि हम लोग बाहर के लोगों को बुलाते हैं अपनी वैकेंट पोजीशन को भरने के लिए। तो अब 2 सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट में, जो कि सबसे पहला है इंटरनल सोर्स और सेकंड है आपका एक्सटर्नल सोर्स। सबसे पहले हम इंटरनल सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के, जो कि सबसे पहला है ट्रांसफ़र और सेकंड है प्रमोशन। अब डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र क्या होता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर देना, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना, उसकी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज ना लाते हुए और उसके स्टेटस में चेंज ना लाते हुए उसको शिफ्ट कर देना दूसरे डिपार्टमेंट में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज तो आ जाएगा, उसकी वर्किंग कंडीशन में भी चेंज आएगा, पर उसकी सैलरी में कोई फ़र्क नहीं आएगा।
तो ट्रांसफ़र एक बहुत अच्छा सोर्स है वैकेंसीज़ को भरने का, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं ओवर स्टाफ्ड हैं, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, उस केस में हम जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, एक ही लेवल पे आपको जाना है, यानी कि अगर आप मैनेजर की पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं तो आपको मैनेजर की पोजीशन पे ही ट्रांसफ़र करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टर बना दिया जाएगा, तो वो ट्रांसफ़र नहीं कहलाएगी। अगर एक ब्रांच में कोई भी शॉर्टेज है, किसी पर्सनल की शॉर्टेज है एक ब्रांच में, तो हम उसको ट्रांसफ़र के थ्रू जो है वो फिल कर सकते हैं। और जॉब ट्रांसफ़र हमें हेल्प करती है टर्मिनेशन में भी, और एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने में भी। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि जिस एम्प्लॉय को भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी जॉब पे, क्या वो उस जॉब को परफॉर्म करने में कैपेबल है या नहीं। और ट्रांसफ़र जो है इस्तेमाल होती है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए भी, जिससे कि डिफरेंट जॉब्स को इंसान जो है वो समझ सके और अच्छे से काम कर सके। तो ये तो था ट्रांसफ़र। अब आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, जैसे जो ट्रांसफ़र है वो हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, लेकिन जो प्रमोशन होता है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है, यानी कि आप एक पोजीशन से हायर लेवल पर जाते हैं। अगर आप सपोजिंगली मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो आपका अगर प्रमोशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक डायरेक्टर की पोजीशन मिलेगी या फिर एक सीईओ की पोजीशन मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, यानी कि आप हायर लेवल पे जाएंगे। तो बिजनेस एंटरप्राइज जो है जनरली हायर जॉब्स को फिल करने के लिए प्रमोशन ही करते हैं, क्योंकि आपने बहुत रेयर ही देखा होगा कि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की वैकेंसी निकली है, सीईओ की वैकेंसी निकली है, ऐसा नहीं होता है। मेनली जो यहाँ तक पहुँचते हैं लोग, वो प्रमोशन से ही पहुँचे हुए होते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं उस कंपनी में पहले लोअर लेवल पे काम किया होता है, तभी जाके वो टॉप लेवल तक पहुँचते हैं। तो प्रमोशन एक वर्टिकल शिफ्ट होता है एम्प्लॉयज़ का। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट होते हैं, उनकी लॉयल्टी बढ़ती है, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, और इससे एक ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि प्रमोशन अगर हम हायर लेवल पे करते हैं, उससे एक लोअर लेवल वाले लोगों का एक चेन बन जाती है। उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रमोशन जो है वो निश्चित ही है और हमारी सैलरी बढ़ेगी। तो ये था आपका इंटरनल सोर्सेज के जो भी पार्ट्स हैं। अब उनके मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स का मतलब होता है उनके फ़ायदे क्या है। अब इंटरनल सोर्सेज के कुछ फ़ायदे भी तो होते होंगे, वो क्या होते हैं। सबसे पहला है, एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट होते हैं, उनको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। जब भी एक प्रमोशन हायर लेवल पे होता है तो लोअर लेवल के लोगों को एक तसल्ली हो जाती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रमोशन जल्दी ही मिलेगा। इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी करते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनको प्रमोशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लर्निंग होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। एम्प्लॉयज़ डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं और अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहते हैं। इसलिए प्रमोशन जो है सबसे बड़ा फ़ायदा किसको देता है, एम्प्लॉयज़ को खुद को। सेकंड क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है, जब भी हम इंटरनली रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं वो एक सिलेक्शन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स जो एक एंटरप्राइज में काम ऑलरेडी कर रहे हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जान चुके होते हैं, उनको हमने इवैल्यूएट कर चुके होते हैं पहले भी। तो इसीलिए हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है। हमें उनके काम के बारे में पता होता है कि ये कैसे काम करते हैं, किस तरीके से इनको नॉलेज है, कैसे ये सीखते हैं, कैसे ये प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोगों को उनको प्रमोट करने में आसानी हो जाती है। तो ये बहुत ही रिलायबल वे है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन जानता है। थर्ड क्या होता है, ट्रांसफ़र जो है वो एक टूल है ट्रेनिंग का, कि एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करता है हायर जॉब्स के लिए। और जो लोग हैं जिनको हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरनली रिक्रूट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ऑलरेडी वो जो अपने काम से पूरी तरीके से फेमिलियर होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट पता होता है, प्लस उनको काम की बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो उस केस में अगर हम उनको ट्रांसफ़र भी कर देते हैं या फिर प्रमोट भी कर देते हैं, तो उस केस में उन लोगों को पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, हमें कैसे काम करना है, यहाँ पर क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफ़र का एक बेनिफिट और होता है कि जहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज हो, वहाँ पर आप उस इंसान को भेजकर अपने काम को करवा सकते हैं। तो ट्रांसफ़र का ये भी बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त होता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि जब आप जॉब्स को इंटरनली ही भरते हैं तो वो बहुत चीपर होती है, क्योंकि अगर आप बाहर से लोग हायर करेंगे ना, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपको पूरी तरीके से अरेंजमेंट्स करने होंगे, प्रॉपर आपको इंटरव्यूअर्स चाहिए जो कि उनसे सवाल कर सकें, उनको पहचान सकें, प्लस आपको कुछ फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, आपको कुछ रिफ़्रेशमेंट देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर हम जॉब्स को इंटरनली ही फाइल करते हैं तो वो बहुत चीपर होता है बाहर के सोर्सेज से। क्लियर है? नाउ अब हम आते हैं, अभी तक हमने फ़ायदे देख लिए। अब आप हर चीज़ जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी है। अब नुकसान पढ़ते हैं कि क्या होता है, लिमिटेशंस। सबसे पहला है, जब वैकेंसी जो है वो इंटरनल प्रमोशंस होते हैं तो उसमें फ्रेश टैलेंट का आना जो है बहुत कम हो जाता है। इसीलिए इंटरनल रिक्रूटमेंट में हमेशा ये रहता है कि न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाता है, यानी कि नए लोग, नए स्किल्स आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको नए स्किल्स की इतनी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम होता है, तो वो उसी वे से काम को चलाना चाहते हैं। कुछ नया सीखने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड क्या है, एम्प्लॉयज़ जो है वो लेथार्जिक हो जाते हैं। लेथार्जिक का मतलब क्या है, थोड़े आलसी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ टाइम में तो भाई उनकी प्रमोशन हो ही जानी है। तो इस वजह से थोड़े से वो लेज़ी हो जाते हैं। और जो न्यू एंटरप्राइज होती हैं वो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ ही नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी वैकेंसी जो है वो इंटरनल सोर्सेज से ही थोड़े हमेशा अपनी वैकेंसीज़ को फिल कर सकता है, क्योंकि जो नई नई एंटरप्राइज होंगी उसमें अभी इतने लेवल्स थोड़े होंगे, वो कोई हायर प्रॉफिट थोड़े कमा रही होगी। और फोर्थ क्या है, कंपटीशन का जो स्पिरिट है ना एम्प्लॉयज़ में, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनको पता है भाई हमारी तो प्रमोशन होनी है, तो इसीलिए हमें क्यों किसी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना या कुछ भी करना। फिफ्थ है, अगर हम जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं एम्प्लॉयज़ का, तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा असर आता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर आ जाएगा कि जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर अगर जैसे ही हम अच्छा परफॉर्म करेंगे या हम कोई वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे तो कुछ टाइम बाद तो हमें ट्रांसफ़र ही कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से जो टर्नओवर है कंपनी का वो बढ़ जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो वहाँ पर छोड़कर भी जा सकते हैं। तो ये थे आपके लिमिटेशंस, यानी कि डीमेरिट्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। एक एंटरप्राइज को एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वेरियस पोजीशन के लिए इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि सारी वैकेंसीज जो है वो इंटरनली रिक्रूटमेंट करके नहीं हो सकती हैं। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहा है, मे बी वो इनसफिशिएंट हो, वो ज़्यादा एफिशिएंट ना हो, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मे बी फुलफ़िल ना कर रहे हों जिन जॉब्स को हमें भरना है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है प्रोवाइड करता है हमें वाइडर चॉइस, यानी कि अगर हमें ज़्यादा लोगों को रखना है या फिर हमारी चॉइसेस बहुत हाई है, और अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट या फिर न्यू ब्लड लाना है, तो उसके लिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इस्तेमाल होता है। अब इसके भी कुछ सोर्सेज हैं, कौन कौन से। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि एक नोटिस बोर्ड में एंटरप्राइज में एक नोटिस लगा दिया जाता है, जहाँ पे जॉब जो भी अवेलेबल है उसकी डिटेल्स लिख दी जाती हैं, और जॉब सीकर जो हैं बाहर आकर प्रीमिसेस में ऑर्गेनाइजेशन के वो स्पेसिफाइड डेट देखते हैं और सिलेक्शन उनका ऑन द स्पॉट हो जाता है। तो ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिस है वो जनरली कहाँ पर होती है, किस वैकेंसीज़ के लिए होती है, कैजुअल वैकेंसीज़ के लिए, जैसे कि सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए, अनस्किल्ड जॉब्स के लिए।
ऐसे वर्कर्स को हम कैजुअल या फिर बदली वर्कर्स कहते हैं, जिनको हम पैसा देते हैं डेली वेजेस पे। और ये मेथड जो है रिक्रूटमेंट का वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, यानी कि चीपर है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है एडवर्टीज़मेंट की। और ये सूटेबल भी होता है कैजुअल वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए, जहाँ पर ज़्यादा काम हो, वर्क प्रेशर हो, और या फिर कोई परमानेंट वर्कर जो वहाँ पर काम करता हो वो छोड़ कर चला गया हो, या फिर वो थोड़े टाइम के लिए छुट्टी पर गया हो। तो ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है आपका कैजुअल कॉलर्स। अब ये क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि ऐसे लोगों का डेटाबेस रखते हैं, ऐसे एप्लीकेंट्स का डेटाबेस थोड़े टाइम के लिए बाद में होल्ड करके रख देते हैं कि कल को अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोजीशन पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन लोगों को कॉल करेंगे। तो एक लिस्ट बनती है जॉब सीकर्स की, जिसको तब स्क्रीनिंग करी जाती है जब वैकेंसी निकलती है। तो इसका जो फ़ायदा है इस सोर्स का यही है रिक्रूटमेंट का, कि ये कॉस्ट जो है वो हमारी कम कर देता है एज़ कम्पेयर टू अदर रिसोर्सेस। अब थर्ड आपका आता है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट क्या है? एडवर्टीज़मेंट से भी आप जो है एक्सटर्नल सोर्सेस करते हैं। कैसे? एडवर्टीज़मेंट आप न्यूज़पेपर में देते हैं, मैगज़ीन्स में देते हैं। बहुत सारी जो सीनियर पोजीशंस होती हैं इंडस्ट्री में या फिर कॉमर्स में, वो इस मेथड से ही फिल करी जाती है। एडवर्टाइजिंग वैकेंसी का मेन एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जॉब के बारे में एडवर्टीज़मेंट के थ्रू दी जा सकती है। एडवर्टीज़मेंट जो है वो मैनेजमेंट को एक बहुत ज़्यादा रेंज के कैंडिडेट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से उनको चूज़ करना पड़ता है। उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं एडवर्टीज़मेंट से ऑर्गेनाइजेशन के पास। और एडवर्टीज़मेंट जो हैं वो आप न्यूज़पेपर्स में दे सकते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि कई बार अनसुटेबल कैंडिडेट्स भी इसमें आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ये गवर्नमेंट चलाती है। ये कैसी कुछ एक्सचेंज होती हैं जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, गवर्नमेंट चलाती है। और ये अच्छा सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। जो अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, स्किल्ड लेबर्स होते हैं, या फिर अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं, स्किल्ड जॉब्स होती हैं, कुछ केसेस में एक कंपलसरी नोटिफिकेशन जो है वैकेंसी का वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दे दिया जाता है। उससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो सबसे पहले मैच करता है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। डिमांड और सप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या है कि जॉब सीकर्स कितने हैं और एक्चुअली में एम्प्लॉयर्स हैं कितने, मतलब कितने लोगों को जॉब चाहिए और कितने लोग ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रिकॉर्ड होता है वो कभी कभार अप टू डेट नहीं होता है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स रेफ़र हो जाते हैं ऐसे जो कि सुटेबल ही ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे हम अगर देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इमीडिएटली किसी भी पर्टिकुलरली पर्सन को एक पर्टिकुलरली वेकेंट पोजीशन के लिए ज़रूरत है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इतना कारगर नहीं होता है। अब आती हैं प्लेसमेंट एजेंसीज़ और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इनके थ्रू भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं। कैसे? कुछ एजेंसीज़ होती हैं, ये प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। वहाँ पर ये ऐसे सुटेबल कैंडिडेट्स का बायोडेटा या फिर सुटेबल कैंडिडेट्स का रिज्यूमे फॉरवर्ड करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप इन कैंडिडेट्स को वेकेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि क्वालिफिकेशन और नीड के अकॉर्डिंग आप इन लोगों को रख सकते हैं। ये एजेंसीज़ जो हैं वो बायोडेटा को कंपाइल करती हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ और सुटेबल नेम्स ही अपने क्लाइंट्स को देती हैं। क्लाइंट्स कौन है यहाँ पर? जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वेकेंट पोजीशन है। और ऐसी एजेंसीज़ जो होती हैं ना, वो फीस भी चार्ज करती हैं, क्लियर है, अपनी सर्विसेज के लिए। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फर्म को कि वो टेक्निकली, प्रोफेशनली, मैनेजरियल पर्सोनल को हायर करें
और ये स्पेशलाइज किस में होते हैं, मिडिल लेवल पे और टॉप लेवल पे। ये एक डेटा बैंक जो है वो मेंटेन करते हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के एडवर्टाइज करते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ पर, जिससे कि राइट टाइप ऑफ पर्सनल जो है वो सिलेक्ट हो पाए। नेक्स्ट आपका आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये सब तो आप जानते ही होंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, जो कि कॉलेजेस वगैरह में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, मतलब लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं और बच्चों को वहाँ से रिक्रूट करके लेके जाती हैं। तो ये पॉपुलर सोर्स है रिक्रूटमेंट का। इसमें हम टेक्निकली भी बात करते हैं, प्रोफेशनली भी करते हैं और मैनेजरियल भी करते हैं। बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि जिनका यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्कूल्स मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है और यहाँ पर वो क्वालिफाइड पर्सन्स को रिक्रूट करती हैं बहुत सारी जॉब्स के लिए। इसे हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ना नेक्स्ट है आपका रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से आप समझ ही रहे होंगे कि क्या मतलब है। यहाँ पर क्या होता है कि जो एप्लीकेंट्स है ना, वो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो अपने किसी नोन टू को, अपने जानने वाले को रेफ़र कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई इस पर्सन को आप कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारा जानकार है और इसकी ये क्वालिफ़िकेशंस है, ये इसकी नीड्स है। चाहे वो फ्रेंड हो उसका, चाहे वो रिलेटिव हो, ये भी एक गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। ऐसे एप्लीकेंट्स को गुड एम्प्लॉयज़ माना जाता है क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जाना पहचाना होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक तरीके से जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाता है, क्योंकि जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के बारे में भी जानते हैं और कैंडिडेट के बारे में भी जानते हैं, और वो दोनों को ही कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर देते हैं। कैंडिडेट को कंपनी के बारे में अच्छे से सब कुछ समझा देते हैं और कंपनी को कैंडिडेट के बारे में। नेक्स्ट है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, इनका क्लोज कॉन्टैक्ट होता है लेबर्स के साथ, और ये जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको लाइक से कि कोई फेस्टिव सीज़न के लिए हमें सपोज़ मान लीजिए कोई स्पेशल वर्कर चाहिए, तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर में आएगा। वर्कर्स जो है वो रिक्रूट होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का सोच लिया, तो जो सारे वर्कर्स उसने एम्प्लॉय करे हैं वो उसको भी फॉलो करेंगे, वो भी छोड़कर जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि वैकेंट पोस्ट जो है आप टेलीविज़न पे उसके एडवर्टाइजमेंट दे दें। आजकल ये बहुत पॉपुलर है। डिटेल रिक्वायरमेंट दे दें, जॉब का क्वालिटीज़ जो आपको चाहिए वो आप पब्लिकली बता दें, प्रोफाइल बता दें ऑर्गेनाइजेशन का कि कैसी कैसी वैकेंसी है और कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये टेलीविज़न पे एडवर्टीज़मेंट हो गई। नेक्स्ट है आपका वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या है कि इंटरनेट जो है आजकल बहुत ही कॉमन सोर्स है रिक्रूटमेंट का। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे होती हैं जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी किस पोजीशन के लिए जो है वैकेंसी है। और वेबसाइट्स जो है वो बहुत कॉमनली लोग विज़िट करते हैं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए होती है। तो ये थे आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के पार्ट्स। अब आती है बात, अब इनके भी तो कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज के भी तो कुछ फ़ायदे और नुकसान होंगे ना। वो क्या होंगे, फटाफट से इसको भी पढ़ लेते हैं। मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला है क्वालिफाइड पर्सनल। देखिए, जब भी हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉलो करते हैं तो उसमें हम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही क्वालिफाइड और ट्रेन पीपल को अट्रैक्ट करता है वैकेंट पोजीशन को भरने के लिए। कैसे करता है? क्योंकि हम बाहर के लोगों को यहाँ पर बुला रहे होते हैं और बाहर के लोगों में बहुत टैलेंट होता है, यानी कि हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से हम लोगों को एक क्वालिफाइड और ट्रेन पीपल मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वही वाइडर चॉइसेस। वाइडर चॉइसेस कैसे? जब वैकेंसीज़ को हम एडवर्टाइज़ करते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स उसको अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से।
तो मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है जब लोगों को वो सिलेक्ट करता है उस जॉब के लिए। थर्ड है आपका फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट आता है जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, मे बी वो इतने सफिशिएंट ना हो, इतने अच्छे ना हो उस काम के लिए जिस काम के लिए अब ज़रूरत है लोगों की, वो उस जॉब की स्पेसिफिकेशन को मे बी फुलफ़िल ना करते हो। तो इसलिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो है वो हमें वाइडर चॉइसेस प्रोवाइड करता है और न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन में लाता है। हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं इंटरनल रिक्रूटमेंट से बेटर है। फोर्थ है आपका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अगर कंपनी में एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू लोगों को रखा जाता है तो ऑलरेडी जो स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा होता है उनको कहीं ना कहीं उनके मन में कंपटीशन की भावना आ जाती है आउटसाइडर्स के साथ कि हमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग आके हमारे ही सीट को कैप्चर कर लें या फिर हमारे ही काम पे ओवर पावर कर लें। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो जाता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला क्या है, एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाती है। अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है तो उससे कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जो प्रमोशन का चांस है वो कम हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी जो वैकेंट पोजीशन है वो बाहर वाले लोगों से भर ली गई है, तो प्रमोशन का चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लेंदी प्रोसेस। लेंदी प्रोसेस कैसे है, रिक्रूटमेंट जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज से करते हैं तो वो ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि सबसे पहले उनको वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आउट करनी पड़ती है मार्केट में, उसको देखने में, उसको फिल करने में एप्लीकेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एप्लीकेशंस को आने में भी काफ़ी समय लगता है, और हमें कुछ टाइम पीरियड भी प्रोवाइड करना पड़ता है कि इतने डेज़ के अंदर अंदर आपको इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो हमें वेट करना पड़ता है। थर्ड है कॉस्टली प्रोसेस होता है। कॉस्टली क्यों होता है एक्सटर्नल सोर्सेज, क्योंकि हम एडवर्टीज़मेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग पे हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हमें प्लेसमेंट एजेंसीज़ को के थ्रू कैंडिडेट्स चाहिए तो हमें प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती है वो फ़ीस चार्ज करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है बड़ा कॉस्टली होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आगे भी ऐसे ही इस चैप्टर को समझना है या आगे और भी बिजनेस स्टडीज़ के हम और भी वीडियोस लाएंगे और भी सारे सब्जेक्ट्स की लाएंगे, तो अगर आपको समझना है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरी इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।